जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो आधुनिक शहर नियोजन का इस्तेमाल कर रही थी। हाँ बिल्कुल। उनके पास परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था थी, मानकीकृत ईंटें थी और व्यापार के लिए बड़े बड़े नेटवर्क थे। और ये सब तब हो रहा था जब दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में लोग शायद गुफाओं में रह रहे थे। हाँ, ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की। दुनिया की सबसे उन्नत कांस्य युगीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है ये। सही कहा। आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये हड़प्पा सभ्यता एक अनसुलझी कहानी नाम के स्रोत पर आधारित है। हमारा मकसद है इस अद्भुत सभ्यता के सबसे जरूरी पहलू, उनकी शानदार उपलब्धियां और हाँ, वो अनसुलझे रहस्य जिन्होंने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आज भी उलझा रखा है। और इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, वो तो है ही। 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल ने आज के पाकिस्तान के हड़प्पा इलाके में कुछ खंडहरों की खोज की। लेकिन इससे भी पहले की बात करें तो रेलवे लाइन बिछाने वाले इंजीनियर्स अनजाने में इन्हीं प्राचीन मानकीकृत ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे अपने काम में। हाँ, ये तो गजब की विडंबना है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक विशाल प्राचीन शहरी बसावट की नींव को एक तरह से उखाड़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी बसावट नहीं थी। ये सभ्यता मोटे तौर पर देखें तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी और इसका फैलाव बहुत बड़ा था। आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्सों तक। कितना बड़ा? कुल मिलाकर 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका। आप सोचिए, 10 लाख वर्ग किलोमीटर, ये तो वाकई बहुत ही बड़ा पैमाना है। हाँ, ये अपने समय की सबसे विशाल ज्ञात सभ्यताओं में से एक थी। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला दें तो उनके कुल क्षेत्रफल से भी कहीं ज्यादा। सच में, फैलाव से भी ज्यादा मुझे लगता है उनका शहरी नियोजन बहुत प्रभावशाली है। वो हाँ, वो तो है ही। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों की सड़कें बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ग्रिड पैटर्न में। जैसे आज के मैनहट्टन की तरह कुछ। हाँ बिल्कुल। उस जमाने में इस तरह की योजना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, लगभग हर घर में अपना निजी कुआं था, स्नानागार था और ढकी हुई नालियों की व्यवस्था। हाँ, वो नालियां फिर मुख्य सड़कों के नीचे बनी बड़ी नालियों से जाकर जुड़ती थी। कितना व्यवस्थित। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब सदियों बाद भी यूरोप के कई शहरों में ऐसी सुविधाएं आम नहीं थीं। ये कमाल की बात है। बिल्कुल। और इस नियोजन की एक और खास बात है, वो है मानकीकरण का स्तर। जैसे कि खासतौर पर ईंटों को देखिए। पूरे विशाल क्षेत्र में, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो या फिर गुजरात का धौलावीरा, हर जगह ईंटों का आकार और अनुपात लगभग एक जैसा मिलता है, 4:2:1 के अनुपात में। अच्छा, हर जगह एक ही साइज की ईंट है? हाँ, लगभग। ये सिर्फ निर्माण सामग्री नहीं थी, ये सबूत है एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण का, या कम से कम आप कह सकते हैं व्यापक सांस्कृतिक सहमति और संचार नेटवर्क का, जिसने हजारों वर्ग किलोमीटर में निर्माण के मानक तय किए और शायद उन्हें लागू भी करवाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संगठनात्मक उपलब्धि है। सही बात है, ये सोचने वाली बात है। और उनकी इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक और उदाहरण है जल प्रबंधन। धोलावीरा जैसी जगहों पर पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय मिले हैं, नहरों के सबूत भी हैं। पानी का प्रबंधन उस जमाने में। हाँ, ये दिखाता है कि वो बारिश के पानी का कुशलता से संचयन करना जानते थे और उसे सूखे महीनों में इस्तेमाल करना भी, जो कि उन अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए आप समझ सकते हैं जीवन रेखा रही होगी। बिल्कुल। इस तरह के बड़े पैमाने पर निर्माण और मानकीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित सामाजिक संगठन और गहरी योजना की जरूरत होती है। ये यूं ही नहीं हो जाता। ये मानक और योजना तो वाकई कमाल के हैं, पर उस समाज के बारे में और क्या पता चलता है? क्या लोग लड़ते झगड़ते थे? पुरातात्विक सबूतों से एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि ये सभ्यता आश्चर्यजनक रूप से शांतिपूर्ण थी। शांतिपूर्ण कैसे कह सकते हैं? देखिए, खुदाई में बहुत कम हथियार मिले हैं और शहरों के चारों ओर वैसी विशाल किलेबंदी के निशान भी नहीं मिलते, जैसा कि उस दौर की दूसरी सभ्यताओं जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया में आम था। अच्छा, ये तो अलग बात है ना? इसके साथ ही उनका व्यापार नेटवर्क बहुत विकसित था। हड़प्पा की बनी चीजें, जैसे उनकी वो खास मोहरें और मनके। हाँ, वो मोहरें तो बहुत फेमस है। बिल्कुल, वो सुदूर मेसोपोटामिया तक पाई गई हैं, जो आज का इराक का इलाका है।
मतलब हजारों किलोमीटर दूर तक व्यापार। हाँ, लेकिन इन सब उपलब्धियों के बहुत बड़ा रहस्य भी है, और वो है? उनकी लिपि। हाँ, लिपि। उसके बारे में तो सुना है, पढ़ी नहीं जा सकी अब तक। बिल्कुल, हमें 400 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह या प्रतीक मिले हैं, उनकी मोहरों पर, बर्तनों पर और दूसरी चीजों पर उकेरे हुए हैं। लेकिन आज तक कोई भी विद्वान इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। हम नहीं जानते कि वे क्या कहते हैं। ये तो सच में एक पहेली है। व्यापार के लिहाज से देखें तो ये उनकी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था। मेसोपोटामिया के साथ उनके नियमित व्यापारिक संबंध थे, ये वहां मिली हड़प्पाई मोहरों और वस्तुओं से पता चलता है। क्या भेजते थे वो लोग? हड़प्पा से कार्निलियन, वो सुंदर लाल रंग का पत्थर, लैपिस लाजुली जो अफगानिस्तान से आता था, तांबा, सोना और शायद लकड़ी और कपास जैसी चीजें बाहर भेजी जाती थी। बदले में वे संभवतः टिन मंगाते होंगे, कांसा बनाने के लिए जरूरी है, या चांदी जैसी धातुएं और दूसरी वस्तुएं। हाँ। अब सोचिए, एक ऐसी लिपि जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, वो हमें कितना कुछ जानने से रोक देती है। हाँ, ये राजा कौन थे, कैसे शासन चलता था? बिल्कुल, क्या कोई राजा था या व्यापारियों का संघ था या पुरोहित वर्ग शासन करता था? उनके धार्मिक विश्वास क्या थे? उनकी मोहरों पर जो चित्र बने हैं उनका क्या मतलब है? उनके सामाजिक नियम, रोजमर्रा की जिंदगी, इन सब के बारे में हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। अगर ये लिपि पढ़ ली जाए तब तो शायद पूरी कहानी ही बदल जाए। हाँ, शायद इस सभ्यता की एक पूरी नई, अप्रत्याशित कहानी हमारे सामने आ जाए और उनके शांतिपूर्ण स्वभाव और उन्नत व्यापार के बीच एक दिलचस्प संबंध हो सकता है। क्या मतलब? क्या ये संभव है कि व्यापार से जो समृद्धि आई, जो संसाधनों तक पहुंच बनी, उसने बड़े पैमाने पर युद्ध या आंतरिक संघर्ष की जरूरत को ही कम कर दिया हो? अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। ये सिर्फ एक विचार है, पर यह दिखाता है कि आर्थिक और सामाजिक स्थिरता कैसे एक दूसरे से जुड़ी हो सकती है। ये लिपि वाकई एक बहुत बड़ी पहेली है। खैर, तकनीकी तौर पर भी वो लोग किसी से कम नहीं थे ना? बिल्कुल नहीं। धातु विज्ञान में उन्हें महारत हासिल थी। वे कांसे का इस्तेमाल जानते थे। कांसा मतलब तांबा और टिन मिलाकर? हाँ, और ये उस युग की एक प्रमुख और शक्तिशाली तकनीक थी। इसके अलावा तांबे का भी व्यापक इस्तेमाल होता था, औजार, बर्तन, गहने बनाने में। और वो मनके बनाने वाली बात, उसमें तो वो वर्ल्ड लीडर थे शायद। हाँ, मनके बनाने में तो वे दुनिया में अग्रणी थे। कार्नेलियन, लापिस लाजुली, स्टीटाइट जैसे पत्थरों और धातुओं से बने उनके सुंदर, बारीक काम वाले मनके बहुत प्रसिद्ध थे और दूर दूर तक इनकी मांग थी। ये सिर्फ गहने नहीं थे, शायद सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक भी रहे होंगे। लगता तो है। और देखिए, इन तकनीकी कौशलों का सीधा संबंध उनकी व्यापारिक सफलता और शहरी विकास से था। कैसे? हो या धोलावीरा जैसे अद्भुत जल प्रबंधन प्रणालियां, ये सब दर्शाती हैं कि उनके पास ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने और उसे व्यावहारिक रूप में लागू करने की एक व्यवस्थित प्रणाली रही होगी। मतलब सिर्फ बनाना नहीं जानते थे, सिखाना और इसको आगे बढ़ाना भी जानते थे। हाँ, ये सिर्फ बना भी जानते थे। हाँ, ये सिर्फ तकनीकी कौशल नहीं थे, ये उनके ज्ञान प्रणालियों, उनकी शिक्षा और शायद उनके दुनिया को देखने के नजरिए की भी झलक देते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां व्यावहारिकता और कुशलता को बहुत महत्व दिया जाता था। इतनी उन्नत, इतनी व्यवस्थित और समृद्ध सभ्यता, लेकिन फिर इसका अंत कैसे हुआ? हाँ, ये भी एक सवाल है। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ऐसा लगता है कि ये चमकती हुई सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी। बड़े शहर खाली होने लगे, व्यापार कम हो गया, वो जो मानकीकरण था वो घटने लगा और उनकी विशेष शहरी संस्कृति फीकी पड़ने लगी। सही कहा। लेकिन इसका सटीक कारण क्या था, ये आज भी पुरातत्व और इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। किसी एक कारण पर विद्वानों में सहमति नहीं बन पाई है ना? हाँ, बिल्कुल। पतन का कारण बहुआयामी है और इस पर काफी बहस होती है। स्रोत गंभीरता से विचार करते हैं। एक बड़ा संभावित कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन? मतलब तब भी? हाँ, शायद मॉनसून का पैटर्न बदल गया, बारिश कम हो गई या अनियमित हो गई, जिससे खेती जो उनके अर्थव्यवस्था का आधार थी वो बुरी तरह प्रभावित हुई हो। दूसरा अहम सिद्धांत है नदियों के मार्ग बदलने या सूख जाने से जुड़ा, खासकर घग्गर हाकरा नदी प्रणाली, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़ते हैं। हाँ, सरस्वती नदी का जिक्र तो वेदों में भी आता है। बिल्कुल। अगर एक पूरी सभ्यता जिस जीवनदायिनी नदी पर निर्भर हो वो सूख जाए या अपना रास्ता बदल ले, तो उसके किनारे बसे शहरों का पतन होना लगभग तय है। बात तो सही है। तो इन पर्यावरणीय बदलावों का मिला जुला असर हुआ होगा।
लोगों को मजबूरन अपने बड़े शहर छोड़कर छोटे गांवों या दूसरे इलाकों में जाना पड़ा होगा, जिससे धीरे धीरे पूरी शहरी व्यवस्था चरमरा गई। और कोई कारण, आक्रमण वगैरह? कुछ विद्वान व्यापार मार्गों में बदलाव या शायद किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक सामाजिक उथल पुथल की संभावना से भी इनकार नहीं करते। हालांकि उनकी जो शांतिपूर्ण प्रकृति दिखती है, उसे देखते हुए आक्रमण वाला सिद्धांत थोड़ा कमजोर लगता है। तो जो बड़े अनसुलझे रहस्य हमारे सामने हैं वे हैं उनकी वो रहस्यमयी लिपि का अर्थ क्या है, उनके समाज का सटीक ढांचा कैसा था, और उनके पतन का असली और निश्चित कारण क्या था, या शायद कारणों का मिश्रण क्या था। तो कुल मिला के देखें, हड़प्पा सभ्यता हमें एक असाधारण कहानी बताती है। एक ऐसी सभ्यता जिसने आज से 5000 साल पहले उन्नत शहरी नियोजन किया, परिष्कृत तकनीक अपनाई और एक संभवतः शांतिपूर्ण समाज बनाया था। बिल्कुल। उनका दूर तक फैला व्यापार नेटवर्क और उनकी इंजीनियरिंग क्षमताएं वाकई हैरान करती हैं। लेकिन साथ ही वे अपने पीछे छोड़ गए हैं कुछ स्थायी रहस्य, एक अनपढ़ी लिपि, एक अस्पष्ट सामाजिक संरचना और उनके पतन की एक अनसुलझी पहेली। हाँ। और ये जानना कितना दिलचस्प है कि सतत विकास, जल प्रबंधन, मानकीकरण और शायद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जैसी अवधारणाएं जिन पर आज हम इतना जोर देते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। ऐसा लगता है कि ये तो 5000 साल पुरानी विरासत का हिस्सा हो सकती हैं, जिसे हड़प्पा वासियों ने किया था। बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है, जो आज के संदर्भ में भी बहुत प्रासंगिक है। हड़प्पा वासियों ने अपने समय में जल प्रबंधन और शहरी नियोजन में जो कमाल की दूरदर्शिता और इंजीनियरिंग महारत दिखाई थी, उसे देखते हुए क्या आज के हमारे आधुनिक शहर, जो खुद जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और अनियोजित शहरीकरण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्या वो हड़प्पा वासियों से कुछ सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद उनके शहरी डिजाइन में या जल संरक्षण की तकनीकों में आज भी हमारे लिए कोई प्रेरणा छिपी हो, या यहाँ तक कि उनके अंतिम पतन की कहानी में भी। शायद ये समझने में कि पर्यावरणीय बदलावों के प्रति सभ्यताएं कितनी संवेदनशील हो सकती हैं। हाँ, और फिर वो लिपि, अगर भविष्य में कभी उसे समझ लिया जाता है, तो उनके समाज का कौन सा पहलू, उनका शासन, उनका धर्म, उनकी अर्थव्यवस्था या उनका दैनिक जीवन, कौन सा पहलू हमें सबसे गहरी, सबसे चौंकाने वाली और शायद सबसे अप्रत्याशित जानकारी देगा? ये वो प्रश्न है जो इस प्राचीन सभ्यता को आज भी इतना जीवंत, इतना प्रासंगिक और अंत